प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। Alright. So we are on page number 150, and the last question was Arjuna's question to Krishna, that which is better, karma or akarma? Which is better? Should non-action or action? That was the question that Arjuna had posed to Sri Krishna, and Sri Krishna had answered that the path of non-action is difficult for those who have not mastered the secret of yoga. When there is one more, but there is no attachment. It is a state of consciousness. um if you have not if you have not been in non action, अगर तुम समाधि की अवस्था में नहीं हो, अगर तुम समस्थिति में नहीं हो, तो तुम अकर्म कर ही नहीं सकोगे। ऑल राइट। तो समस्थिति में आना जो है, ये उन्होंने इम्पोर्टेंट बताया था। द पाथ ऑफ नॉन एक्शन इज डिफिकल्ट फॉर दोज हु हैव नॉट मास्टर्ड द सीक्रेट ऑफ योगा, ये उन्होंने। और अगर उसको मास्टर करना है तो तुमको अष्टांग योग का सहारा लेना होगा। समस्थिति में आने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका सहारा लेना होगा। बट इफ यू टेक द पाथ ऑफ एक्शन, having mastered or even without having mastered the Ashtanga Yoga, it will be easier for you to grow into the dimension of non-attachment or renunciation or sannyasa. लेकिन अगर तुम कर्म योग कर रहे हो और तुमने अष्टांग योग किया हो या न किया हो, लेकिन अगर तुम कर्म योग कर रहे हो तो कम से कम संन्यास तो तुम प्राप्त कर ही पाओगे। You will be able to go into withdrawal, into renunciation, non-attachment. There is no superior or inferior path. तो कौन सा बेहतर है, ये मार्ग अच्छा है या वो मार्ग अच्छा है? तो इसका जवाब ये है कि कोई बेहतर नहीं है। दो सब मार्ग एक दूसरे के आधार है। But it is easier to purify your organism through the Ashtanga Yoga, while at the same time discharging your responsibilities and commitments in society. सामाजिक प्राणी है हम, कौटुंबिक लोग है, संसारी है हम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी कमिटमेंट्स है। और ये सब करते हुए अगर हमने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का पालन किया, अगर उसका अभ्यास किया, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आत्म शुद्धि करने के लिए, या हमारी भूत शुद्धि भी कह सकते हो। भूत यानी पंच महाभूत, द 5 एलिमेंट्स ऑफ विच वी आर मेड। तो टू प्यूरिफाई योर बॉडी एंड माइंड, so you are a sansari, you are carrying out your responsibilities and commitment, at the same time you are doing self work. So when you simultaneously do self work, शुद्धि तो अपने आप होते जाएगी। Sorry. Krishna says there is no superior or inferior path. These two paths can go together. While discharging your responsibilities and purifying your organism simultaneously, the state of renunciation flowers from within. However, the path of action is preferable. तो अपने आप अकर्म अंदर से होना चाहिए, जहाँ पे हम न्यूट्रल मोड में चले जाते हैं। अपने आप वैराग्य की स्थिति आनी चाहिए। और कोई ये बेहतर है या वो बेहतर है, इसकी बात नहीं है। लेकिन अगर वैराग्य की स्थिति से हम कर्म योग करते हैं, तो फिर ये सबसे उत्तम रहता है। कृष्णा डज नॉट से सुपीरियर, हायर, लोअर। इट हैज अ काइंड ऑफ यूनिकनेस which helps ordinary people to remain in society, in their family, discharging their responsibilities, fulfilling their commitments, and simultaneously educating themselves in purification. तो ये जो अष्टांग योग है, ये एक तरह की शुद्धि है। और संसार में रहते हुए सारी जवाबदारियां हमारी निभाते हुए हम खुद की शुद्धि कर ही सकते हैं। जैसे आप देख लो, यम नियम है,
तो अहिंसा, सत्य से अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और फिर शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जितना हो सके उतना अहिंसा का पालन करना, जितना हो सके उतना सत्य का पालन करना। इस तरह से हर यम और हर नियम का पालन हम संसार में रहते हुए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट निभाते हुए, हम जितना हो सके उतना हमने करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारी अंदर से जो वृत्तियां है, हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो इमोशंस है, इसकी शुद्धि होगी। आसन और प्राणायाम। अब लोग कहते हैं मैं तो अभी 80 साल की हूँ या 70 साल की हूँ, मैं तो योगा के क्लास के लिए नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप आसन का पतंजलि ने दिया हुआ व्याख्या देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, इफ यू लुक एट द डेफिनेशन ऑफ आसना, इट इज स्थिर सुखम आसनम। जो भी तुम्हारी शरीर की अवस्था है, उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक है स्थिरता और दूसरी है सुख कारकता। अगर तुम स्थिरता और सुख कारकता मेंटेन करते हो तो तुम आसन ग्रस्त हो। यू आर इन एन आसना। एवरी टाइम यू सिट और स्टैंड और लाई डाउन, यू हैव टू जस्ट मेक श्योर, इसके लिए सजगता लानी पड़ेगी। यू विल हैव टू बिकम अवेयर ऑफ द पोस्चर ऑफ योर बॉडी, राइट? तब जाके तुम उसको स्थिर और सुखकर बना सकोगे। तो आसन, प्राणायाम विल बी जस्ट focusing on your breath. If you can go to a class, a yoga class, to practice asana and pranayam, fantastic, nothing like it. But if you can't, then all you need to do is pay attention to your body posture for asana to practice, and pay attention to your breath for the practice of pranayam. और अभी हमने जी, एनीबडी सिंग, ओके, अभी हमने पढ़ा है कि कहाँ ध्यान देना है। आपको शुरुआत में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इसकी गति को हम ध्यान देंगे, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान उस पॉज पे जाएगा। सांस लेने के बाद क्षण भर के लिए हमारा श्वसन रुक जाता है, तो वो जो रुकी हुई स्थिति है उस पर हमें मन एकाग्र करना होगा, उसकी सजगता हमें रखनी होगी। हो गया प्राणायाम। प्रत्याहार, स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। अपने अपने विषय से एक एक इंद्रियों को पीछे खींचना। जरूरी नहीं है मत देखो, जरूरी नहीं है मत सुनो, जरूरी नहीं है मत खाओ, मत बोलो। ऑलराइट, जो जो जरूरी नहीं है वो करना छोड़ना, यानी अपने आप प्रत्याहार या वैराग्य की स्थिति आते जाएगी। धारणा ध्यान आपकी सजगता है, शरीर की सजगता है, मन की सजगता है, वही बन गया आपका धारणा। और वो सजगता आप टिका के रखोगे तो बन जाएगा आपका ध्यान। और उस अवस्था में आप ज्यादा से ज्यादा आपकी जागृत, जब भी आप जगे हो तब आप उस स्थिति में अगर रहोगे, वो बन गया समाधि। ऑलराइट, तो ये जो अष्टांग योग है, यम नियम से लेके समाधि तक, ये सब कोई भी किधर भी कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकता है। और यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए भी ये हम कर सकते हैं। तो while discharging your responsibilities and purifying, और इससे क्या होगा, हमारी मन और शरीर ये शुद्ध बनेंगे। So, fulfilling commitments and simultaneously educating themselves in purification, इसी को आजकल के हमारे लैंग्वेज में हम कहते हैं सेल्फ वर्क। खुद पे काम करो। जरूरी नहीं है तो क्यों झूठ बोल रहे हो खामोखा, जरूरी नहीं है तो क्यों खा रहे हो, जरूरी नहीं है तो क्यों देख रहे हो, जरूरी नहीं है तो क्यों कोई चीज करनी है। जो भी एलिमिनेशन करोगे ना, जो अशुद्धि निकालने की वो क्रिया होती है, अशुद्धि निकाल दोगे, जो बचेगा वो शुद्ध ही होगा। ठीक। आफ्टर ऑल, राज योगा इज द साइंस ऑफ प्यूरिफिकेशन। समाधि की अवस्था में पहुंचना, समाधि की अवस्था में रहना, यानी एक शुद्धि की प्रक्रिया है। You learn to eliminate all the toxins, all the imbalances, impurities from your body and brain, equipping them to be precise and accurate like the edge of a razor. हमारे दिलो दिमाग से ये अशुद्धियां हमने निकालनी होगी। जो जो इम्बैलेंसेस है, क्यों मैं रिएक्ट कर रही हूँ, क्या ये मेरा रिएक्ट करना जरूरी था?
क्यों मैं जजमेंट दे रही हूँ, क्यों मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। सामने वाला ने पूछा है मुझे तुम्हें क्या लगता है, अगर उन्होंने नहीं पूछा है तो मैं अपना मौन क्यों तोड़ रही हूँ, क्यों मैं शांत नहीं रह सकती। तो ये जो इम्बैलेंसेस है, एक्शन रिएक्शन, अति बोलना, अति खाना, अति लेना, अति देखना, ये अति को हम हटा देंगे ना तो शुद्धि अपने आप होती जाएगी। You make your whole organism very piercing so that there is accuracy in receiving impressions and precision in their retention. And in their reproduction also there is the same sharp penetrating precision. But इस तरह से जब हम अशुद्धि को मिटाते जाएंगे, इम्बैलेंसेस का करेक्शन करते जाएंगे, तो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो कण कण में जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो चैतन्य है, ये तीक्ष्ण होते जाएगा। इट विल बिकम शार्प एंड पेनिट्रेटिंग एंड इट विल बी प्रिसाइज। प्रिसाइज किसे कहते हैं? जितना जरूरी है उतना, गिना चुना आप बोलोगे तो भी चलेगा। लाइक जितना बोलना है उतना ही बोलना, जितना सोचना है उतना ही सोचना, जितना लेना है उतना ही लेना, हर एक चीज एग्जैक्ट करने की कोशिश, कम नहीं ज्यादा नहीं। हाँ, तो ये समत्व की स्थिति होती है। And in their you make your whole organism very piercing so that there is accuracy in receiving impressions and precision in their retention. जितना जरूरी है उतना ही रखना, बाकी सबको हटा देना, बाकी सबको, सब चीजों को निकाल देना। अगर मेरी पास्ट मेमोरीज मुझे याद आ रही है, जैसे अभी जस्ट क्लास से पहले हमारी बात हो रही थी, उस मेमोरी को याद करके मुझे अभी कुछ करना है क्या, कुछ होने वाला है क्या, मैं कुछ कर सकती हूँ क्या? कर सकती हूँ, और करो, और उस स्मृति को मिटा दो, या तो उस स्मृति को खत्म कर दो, उसको मिटा दो, उसको बोलो बस समझ गई मैं। अब बार बार तुम्हें मेरे मुझे याद आने की जरूरत, या मन को हम कह सकते हैं कि बार बार ये स्मृतियों की फाइल्स खोलना बंद करो। अब मुझे पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखना, जो हो गया तो हो गया। अब मैं सिर्फ इन द मोमेंट, अब भी इस क्षण को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत आगे देखूंगी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। सो दैट्स वन ऑप्शन। So, in their reproduction also, there is the same sharp penetrating precision. Then your biological and psychological organism, this magnificent electromagnetic apparatus moves through life with glory and majesty, with the grandeur of precision and accuracy. कह रही है वो यहाँ पे, जब हमारा वर्तन, जब हमारे विचार, जब हमारे शब्द, जब हमारा बोलना, जब हमारा चलना, हमारा हमारे शरीर मन की हर गति जितना जरूरी है उतना ही, इस मोड पे लाके जब हम उसे रख देते हैं ना, तो जो भी अननेसेसरी है वो अपने आप मिट जाता है। और जिंदगी अगर हम एग्जैक्टली जिएंगे, when we live our lives in the exactness of it, what will happen is जिंदगी will, life will become glorious, it will become majestic, और हमारी जिंदगी बहुत एक सुंदर जिंदगी बन जाएगी। In the second verse, Krishna says, there is no difference between the actual worth of the two paths. अब देखो, दूसरी बात, ज्ञान मार्ग बेहतर है या कर्म मार्ग बेहतर है, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो एक्चुअली दोनों मार्गों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। द चॉइस इज नॉट टू बी मेड ऑन सो कॉल्ड मेरिट, दे आर द सेम। One refers to the attitude, the other is to the psychophysical organism in which you are living. तो ज्ञान प्राप्त होने से दृष्टिकोण बदलता है, और कर्म करने से मन शरीर की शुद्धि होती है। तो हमको तो दोनों लेवल पे वर्किंग चाहिए। तो ये बेहतर या वो बेहतर, दोनों एक दूसरे के बगैर आधे अधूरे है। What will happen if a person masters this eightfold aspect? Self control, control of the vital energy of pranayam, asana,
Your state of mind control, truthfulness, non-stealing, continence, abstinence from greed in thought, word and deed, etc. ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब है, ये अष्टांग योग जब एक व्यक्ति बहुत अगर प्रभुत्व उस पे पा लेता है, अष्टांग योग बहुत अच्छी तरह जब परफॉर्म करने लग जाता है, जब अपनी जिंदगी में अष्टांग योग को आत्मसात कर लेता है, तब क्या होता है? कृष्ण कहते हैं, वेन यू आर equipped विद द सीक्रेट ऑफ योग, तो ऐसा व्यक्ति योग का गुढ़ जान चुका है, सीक्रेट जान चुका है. एंड वेन यू आर equipped विद द सीक्रेट ऑफ योगा, when you equip your body with the eightfold aspect of yoga, your mind gets purified. शरीर की शुद्धि होगी तो मन की शुद्धि भी होगी. Then whenever the brain or the mind complex gets into motion, its expression, its action is pure and there is restraint. शरीर की शुद्धि करने से, प्राणायाम के माध्यम से, आसन के माध्यम से, जब प्रत्याहार का इंद्रियों को ट्रेनिंग देकर, ये सब शरीर की शुद्धि से मन की भी शुद्धि हो जाती है, कृष्ण कहते हैं. और मन जब शुद्ध होता है ना, तो वो उसकी लगाम बहुत अच्छी तरह हमारे हाथ में होती है. और लगाम अच्छी तरह हमारे हाथ में होने के वजह से जब जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो एग्जैक्टली वही जाएगा और वही करेगा जो हम करना चाहते थे. So the action will be exact. Okay, because of the restraint, when the action is taken, the action that is taken will be exact. Now, when the brain and the mind move into motion, into action, not in reaction, but when there is a need to act, that act is pure. हम रिएक्ट करना तो छोड़ ही देते हैं. हमारा रेस्पॉन्स भी अब रेस्पॉन्स नहीं बचता. परसों ही आई थिंक 2-4 दिन पहले कोई तो भी कह रहा था कि हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और हम रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं. अब जब अष्टांग योग हम आत्मसात करते हैं हमारे जीवन में, तो हम रेस्पॉन्स भी नहीं करते. हमारा हर रेस्पॉन्स अपने आप में एक एक्शन होता है जो बिल्कुल सोच समझकर विवेक बुद्धि के साथ लिया गया होता है. और इसलिए वो रेस्पॉन्स, वो एक्शन हमारा एग्जैक्ट होता है. इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता. So then every cerebral, every psychological movement when warranted is pure. और अगर किसी विषय पे सोचने की जरूरत है तो इवन हमारा सोचना जो होता है ना, ये भी बड़ा शुद्ध होता है, क्योंकि जितना जरूरी है उतना ही मन का इस्तेमाल किया जाता है. Everything fed into the brain and in the neurochemical system is called in the Ved and the Upanishad as संस्कारास. तो वेद उपनिषद जो भी हमारे मन पर जो भी हमारे इम्प्रेशंस होते हैं या मन पे इम्प्रिंट्स होते हैं, इसको वेद उपनिषद कहते हैं हम पर किए गए संस्कार है ये, या हमारे पे उठे हुए या हमारे पे किए गए संस्कार है ये. इसको इंग्लिश में संस्कार को ही कंडीशनिंग भी कहते हैं या टेंडेंसी भी कहते हैं. देखो, ज्यादातर तो हमारी जिंदगी हम टेंडेंसी से जीते हैं. अगर दो चीजें मेरे सामने अलग अलग रखी जाए, तो जो मैं आदत से करती आई हूं ना, वो मेरी टेंडेंसी बन गई है, वो मेरे संस्कार है मेरे पे. तो उसके हिसाब से मैं उसी को चुनूंगी जो मैं हमेशा से चुनती आई हूँ. लेकिन हमेशा से बहुत सारी गलत चीजें भी हम चुनते आए हैं, और ये भी हमारे कर्म संस्कार के वजह से हम करते हैं. We do and we select, we make choice, so many wrong choices. We select so many wrong things. Why? Because of those tendencies, because of this conditioning. And then when you realize that what you are doing is wrong and you decide that I have to change it, फिर तुम सोचते हो, जागरूक हो जाते हो और तुम सोचते हो नहीं नहीं, इस चीज को तो मुझे बदलना होगा. जिंदगी भर मैं ये करती आई हूँ, लेकिन अब मेरे ध्यान में आ गया है कि ये मैं गलत करती आई हूँ और इसे बदलना है. क्या उस
एक विचार के साथ बदल जाओगे? क्या उस एक विचार के साथ परिवर्तन आ जाएगा? इज इट गोइंग टू हैपन? नो। जितने पुराने सर्किट जितने डीप है ना, उतना उनको मिटाना या उनको उखाड़ना कठिन होता है। तो क्या करे? उसके साथ लड़े, उसको खुद को कोसे। अभी जो स्टार्टिंग में सवाल पूछा जा रहा था कि मुझे पता है मैंने गलती की है, अब वो गलती का मुझे बार बार याद आता है, और मैंने उससे कहा कि बार बार गलतियों को याद करना यानी इसे हम कहते हैं रिग्रेट करना। हाँ, खंत म्हणतो ना आपण, आपल्याला खंत होते। ये रिग्रेट जो है, ये हमको और अंदर से खा जाएगा। रिग्रेट करने में कोई मतलब नहीं है। पुराना हम कुछ मिटा नहीं सकते, वो ऑलरेडी संस्कार गिर चुके हैं, हो चुके हैं, उठ चुके हैं। तो क्या कर सकते हैं? हम नए संस्कार डाल सकते हैं। हम नया जो गलत चॉइस था उसकी जगह पे राइट चॉइसेस आगे जाके हम करते रहेंगे। फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम राइट चॉइसेस जब करते रहेंगे, तो वो रॉन्ग चॉइसेस जो है, वो अपने आप वो संस्कार मिट जाएंगे। अपने आप वो संस्कार धीरे धीरे, या तो अगर मैं उसको सर्किट कहती हूँ, तो वो सर्किट इनएक्टिव हो जाएगा। हमारे ब्रेन में वो सर्किट बन गया है, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो जो नया, जो जागरूक, जो सजगता से जो हमें समझा है, उसका बार बार प्रैक्टिस करना, ये एक ही चॉइस हमारे पास है। हाँ, जैसे रेत पे हम गीली रेत पे पैर हमारे उठते हैं ना, तो ठसे म्हणतो ना अपन, तो जिसको इम्प्रेशंस कहते हैं, या हमारे फुटप्रिंट्स जो उठते हैं, जैसे जैसे पानी उसके ऊपर आते जाएगा, धीरे धीरे वो मिट जाते हैं। तो हमने सजगता का पानी डालते रहना है। हमने आगे जो चॉइसेस करनी है, वो विवेक बुद्धि से करते रहनी है। वो पुराना अपने आप चला जाएगा। Okay, so all the samskaras, no, samskaras are called as conditionings or tendencies. There are many conditionings fed into the mind, into the whole cerebral neurochemical structure, the nervous system, the chemical system, the innumerable brain cells, the blood stream, the breath stream, etc. अब ये जो संस्कार है, ये जो कंडीशनिंग टेंडेंसीज है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग पे नहीं है, ये हमारे ब्रेन में है सर्किट्स। हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इसके इम्प्रेशंस है, हमारे बॉडी के कण कण में इसके इम्प्रेशंस है, हमारी हर श्वास में इसके इम्प्रेशंस है। इतने लेवल पे वो संस्कार बने हुए हैं। कौन से ढूंढोगे? कौन से गलत है उसकी लिस्ट बनाओगे? कौन से सही है उसकी लिस्ट बनाओगे? कहाँ कहाँ ढूंढोगे? और कितना फाइल्स, कितना आप करोगे? एक एक अगर ढूंढते बैठोगे तो 100 जिंदगी भी नहीं काफी होगी। जो हो चुका सो हो चुका। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट इट गो। लेटिंग गो हम बोलते हैं ना, जस्ट लेट इट गो, लेट इट बी। जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो। आगे क्या करना है, अब भी क्या करना है, अब भी इस समय मैं किस तरह से सांस लूं, हाउ शुड माई ब्रेथ बी। अब भी इस समय मेरा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, हाउ शुड माई थॉट प्रोसेस बी। एट दिस मोमेंट हाउ शुड आई एक्ट और रिएक्ट। दैट इज ऑल दैट यू नीड टू डू। उतना ही करना होगा, उससे अधिक कुछ नहीं। So everything, all the samskaras are called as no. First there is action. You are acting. Secondly, the reference is to the conquest of your reactions. तो एक तो सही, अब तुमने लास्ट टाइम रॉन्ग चॉइस लिया था ना, ये टाइम सही एक्शन लो, सही चॉइस ले लो। एक दूसरा है द रेफरेंस इज टू द कॉन्टेक्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ योर रिएक्शन। अब रिएक्शन नहीं दूंगी। अब मुझे सामने वाला, देखो हम सबके अंदर बटन होते हैं, और जो हमारे करीबी लोग हैं ना खास करके, वो सब जानते हैं हमारे बटन कहाँ पे है, और जिसको हम लोग ट्रिगर्स कहते हैं। और बराबर वो बटन दबाते हैं, उनको पता है कि ये बटन दबाने से तुम ऐसा ही रिएक्ट करोगी। लेकिन अब हम क्या हो गए,
सयाने हो गए हैं। अब हमें क्या आ गई है, जागरूकता आ गई है, सजगता आ गई है। अब हम कितना भी कोई बटन दबाए, हम एक पॉज लेंगे, हम नहीं रिएक्ट करेंगे। सो पहली बात, सही एक्शन कर लेना शुरू कर दो। दूसरी बात, रिएक्शन करना छोड़ दो। ऑल द संस्कार आर कॉल्ड एज रिएक्शन। जितना भी तुम रिएक्ट करते हो ना, तुम्हें, हम सबको पता है ये वाक्य मैं अगर बोलूंगी ना, तो मैंने अगर ये बात उसको कह दी ना, तो वो चिढ़ उठेगी, या वो गुस्सा हो जाएगी, या वो डर जाएगी, जो भी कुछ है। हम सब जानते हैं कि वॉट एवर triggers are and how we are going to react. But this time, when the button is pressed, you're not reacting. हाँ? तो ये दूसरा चीज तुमने किया। All the samskaras are called as reactions. सारे कर्म संस्कार कहो तुम उसको, चित्त संस्कार कहो, ये सारे reactions है। Everything that is fed into the brain and into the neurochemical system is called in the Veda and Upanishad as samskaras, conditionings, a word used by modern psychologists. हम कहते हैं संस्कार और modern psychologists कहते हैं conditioning. In yoga there is no conquest, there is restraint. योग में हमें कोई जंग नहीं करनी और हमें कोई जंग नहीं जीतनी, हमें कोई युद्ध नहीं करना है और कोई हार जीत की बात नहीं है। योग में देर इज नो कॉन्क्वेस्ट, बस देर इज ओनली रिस्ट्रेंट। खुद को काबू में लाओ, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को काबू में रखो, बस प्रत्याहार यही है। द मूवमेंट ऑफ कंडीशनिंग becomes spontaneously restrained when a person has mastered the eightfold yoga. और अगर अष्टांग योग का आप अभ्यास करते रहोगे, अपने आप काबू में सब कुछ आते जाएगा। Its spontaneous movement is pure and the movement of conditioning contained in it is restraint. उत्स्फूर्त तुम इसके लिए ना पतंजलि ने और एक सूत्र दिया है चित्त शुद्धि के लिए, जिसको वो कहते हैं चित्त प्रसादन। एंड आई नो इट्स वन ऑफ द फेवरेट ऑफ ऑल अवर योगा टीचर्स, राइट? एंड दैट इज मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा। ये चार चीजों की प्रैक्टिस करनी है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादन। हमने सिर्फ ये चार चीजों को ध्यान में रखना है। मैत्री, करुणा, मुदितो यानी आनंद, और उपेक्षा, इग्नोर, छोड़ दो, जाने दो, उसको कहेंगे उपेक्षा करना। तो ये जो चार बातें हैं, ये चार बातें अगर हम करते हैं तो अपने आप प्रत्याहार आते जाता है। इट्स स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इज प्योर। और तो हम लोग ये जो कंडीशनिंग है ना, द कंडीशनिंग इन इट इज रिस्ट्रेंट। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा का प्रैक्टिस करने से ये जो काबू में रखने की बात हो रही है, मन को काबू में रखने की बात हो रही है, वो हम बड़ी आसानी से करते हैं। नाउ in yoga, yeah, you see the propriety of using two words. दो बातें, दो शब्दों का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। एक है शुद्धि, फर्स्ट इज प्यूरिफिकेशन, एंड द सेकेंड इज रिस्ट्रेंट, प्रत्याहार। I don't know if Bhagavad Shanti, she is not here today. भगवत गीता में इसके लिए कोई अलग शब्द यूज किया है क्या, तो वो श्लोक पढ़ के ही ढूंढना होगा। लेकिन it is one is purifying and the second is restraint. We must appreciate the particular connotation contained in these two words. Even though the word Atman is used in both the words, Atma Shuddhi or Atma restraint ko, I wonder what word they must have used in the Bhagavad Gita, in the shloka, the Sanskrit word. But for restraint, the yogic word that we use is pratyahar. लेकिन दोनों को आत्मा ये शब्द जुड़ा हुआ है। We must appreciate the particular connotation contained in these two words, even though the word Atman is used in both the words. In ancient days, the days of the Mahabharata, of the Gita, people used to refer to one another as Atman. हाँ, और अभी सोल कोच प्रोग्राम को जो लोग जाके आए हैं डॉक्टर न्यूटन के,
तो वो लोग एक दूसरे को आत्मवंदन ऐसे ही बोलते हैं, यानी आपके आत्मा को मेरा वंदन है। तो उस जमाने में आत्मा करके ही पुकारते थे लोगों को। दे वुड आस्क हाउ डू यू डू आत्मन, जो जैसे मैंने कहा ना आत्मवंदन, आपके आत्मा को कैसे हो आत्मवंदन, ऐसे पूछते थे। द वर्ड आत्मन हियर रेफर्स टू द बॉडी, द माइंड, द ब्रेन, एंड देन इफ यू गो डीपर, that which holds the body and the mind together। तो आत्मा किस शब्दों को संबोधन करता है? What does the word Atman refer to? It refers to body, mind, brain, and you know that which holds the body and the mind। हाँ, तो जो ये इस घर का मालिक कौन है, इस शरीर का मालिक जो है वो है आत्मा। आत्मा इज अ वेरी प्रेग्नेंट वर्ड। प्रेग्नेंट वर्ड यानी ये मतलब बहुत फल से भरा हुआ शब्द है। समटाइम्स इट विल बी यूज्ड इन रेफरेंस टू द फिजिकल बॉडी, कभी कभी शरीर को आत्मा कहते हैं, समटाइम्स टू द माइंड। और भगवत गीता की एक ये खास बात है कि भगवत गीता में कभी कभी शरीर को आत्मा कहा है, मन को चित्त कहा है, चित्त को आत्मा कहा है, ऐसे इंटरचेंजेबली ये सारे शब्द का यूज किया गया है। So sometimes it will be used in reference to the physical body, sometimes to the mind, sometimes to the conditioning, and sometimes to that ultimate reality, the ground of existence। तो आत्मा ये शब्द कभी शरीर को कहते हैं, कभी मन को कहते हैं, कभी संस्कार को भी आत्मा कहते हैं, और कभी कभी वो जो एनर्जी है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर एनर्जी है, उसको आत्मा कहा गया है। वी आर डीलिंग विद द एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज। तो ये हमारी पुरातन संस्कृत भाषा है। सो फर्स्ट, द होल सेरिब्रल इंस्ट्रूमेंट इज प्यूरिफाइड। तो सबसे पहली चीज क्या करनी होगी? शुद्धि करनी होगी। मन शरीर के श्वासों की शुद्धि करनी होगी। देन द कंडीशनिंग्स आर रिस्ट्रेन्ड। फिर अपने आप वो संस्कार जो है वो हर बार उठ खड़े नहीं होंगे। हाँ, वरना आदत से मजबूर उठ गए, चालू हो गया वही बैक टू स्क्वायर वन, ये नहीं होगा। Krishna, then the senses and the sense organs are trained through the eightfold aspect of yoga। और मन और शरीर का शुद्धि होने के बाद अष्टांग योग का अभ्यास करना होगा। ओके फ्रेंड्स, जो लोग योगा टीचर्स हो आप लोग, आप सब जानते हैं कि हम लोग प्राणायाम करने से पहले कपाल भाती करते हैं। कपाल भाती ये एक शुद्धि क्रिया है, श्वसन मार्ग की शुद्धि क्रिया है। ये शुद्धि क्रिया करते हैं और श्वसन मार्ग शुद्ध करने के बाद हम दीर्घ श्वसन या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। So Krishna talks about training, restraining, purifying the gross biological structure to arrive at the state of yoga yukta। yoga yukta means being established in yoga। तो योग के लिए युक्त भी तो होना होगा। तो ये मन, शरीर, विचार, भावनाएं, हमारी सांसें, इन सब की जब हम शुद्धि करते हैं, ये जो हम है इसकी जब शुद्धि होती है तो हम योग युक्त बन जाते हैं। नाउ वी आर रेडी, है ना। अगर कोई ब्लैक बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ है तो तुम कहाँ लिखोगे? राइट, वो ब्लैक बोर्ड को पूरा पोंछना होगा, है ना। अगर वो बोर्ड को पूरा पोंछ देंगे, पाटी खाली हो जाएगी, तो तुम नए से लिख सकते हो। तो हमको शुद्धि क्रिया के माध्यम से खुद को तैयार करना होगा समाधि के लिए, समाधि के लिए। सो योग युक्त बनाना होगा। when you have trained the senses through yama and niyama, through proper diet, through all the eightfold yoga, they behave themselves, they do not enter into excesses। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इसका जब हम अभ्यास करते हैं तब हम अति करना छोड़ देते हैं। हम किसी भी चीज को अति नहीं, वी डोंट गो इनटू एक्सेस। और अगर आपको याद हो तो फिर से ना हो तो मैं फिर से याद दिला दूं। दैट एक्साइटमेंट इज एक्सेस। मन जब बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है तो ये एक्सेस है, लेकिन डिप्रेशन इज ऑल्सो एक्सेस। हाँ, वो भी अतिरेक है। तो हमने ना इधर अतिरेक करना है ना वहां पे अतिरेक करना है।
So they do not enter into excesses. The trained sense organs, the restrained conditionings, the purified cerebral instrument, all this is the cumulative effect in a state of yoga yukta. इंद्रियों को अच्छी तरह ट्रेन कर लिया है, संस्कार को पूरी तरह काबू में ले आए हैं, और ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारी मति है, इसको हमने शुद्ध कर दिया है। ऐसा करने से हम योग युक्त की अवस्था में आ जाएंगे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुना, इफ यू equip yourself with such training, with restraint, purification, etc., then it does not matter whether you follow the path of action or the path of non-action, as they are called by the society. शुद्ध अवस्था से तुम जो भी करोगे सही करोगे। फिर तुम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम कर्म में हो या तुम अकर्म में हो। एक्चुअली अकर्म होता ही नहीं है। जब हम कुछ नहीं कर रहे तब भी हम कर्म करते होते हैं। दुनिया को लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, राइट? बट वी आर मेडिटेटिंग, वी आर मे बी डूइंग आनापानसति, वी आर मे बी मेडिटेटिंग ऑन द थर्ड आई, वी आर मे बी जस्ट होल्डिंग ऑन टू अवर वननेस और होल्डिंग ऑन टू अवर सेल्फ। लोगों को लगता है कुछ नहीं कर रही है, बस बैठी है, लेकिन वो अकर्म नहीं होता, वो अकर्म में भी कर्म होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जब तो ये कर्म अकर्म में से कौन सा बेहतर है, ये सवाल ही नहीं उठेगा। नॉन एक्शन इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हेन थॉट्स डू नॉट मूव अनलेस थिंकिंग इज वारंटेड। अकर्म किसको कहेंगे? अकर्म मन की वो अवस्था है जहां पे मन में कोई विचार नहीं आते, अनलेस इट इज वारंटेड, यानी अगर जरूरत है तो ही तुम सोचोगे। जब जब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम शांत रहोगे। यू विल बिकम क्वाइट इनसाइड। यही चीज बाहर भी करनी है, लेकिन बाहर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर से हम मौन में रहे। और जब भी किसी चीज के बारे में सोचना है तो सोचे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उतना ही सोचना है। हम्म? मैं आपको कहूंगी कि ट्राई करो। आप कोई भी एक टॉपिक ले लो और आप डिसाइड कर लो कि मैं सिर्फ इस विषय पे सोचने वाली हूँ, और देखो, 2 3 4 थॉट्स आने के बाद कुछ और ही बात याद आ जाती है, या तुम्हारा मन कहीं और ही चला जाता है, और तुमको, अरे मैं जो विषय पे सोच रही थी वहां से मैं भटक गई हूँ, ये ध्यान में आने को ही 2 4 मिनट लग जाते हैं। खो जाते हैं हम, क्योंकि हमारा मन, इसको मंकी माइंड कहते हैं, वो कोई भी एक चीज पर नहीं टिकता। वो खुद ही मारते ही रहेगा, वो वृक्ष पे इस दिल्ली से वो दिल्ली पे, वो उड़ी मारते ही रहेगा। वो कहीं भी एक जगह नहीं टिकता। तो ये उसको आदत डालनी होगी, हमको उसको बांधना होगा एक विषय पे, और हमने तय करके प्रयत्न पूर्वक सजगता के साथ एक ही विषय के बारे में सोचना है। जिस विषय के बारे में सोचना है, एक ही बार बैठो, जो भी सोचना है पूरा सोच लो, बात को खत्म करो। लेकिन हम जिंदगी इंस्टॉलमेंट्स में जीते हैं, हम जिंदगी पूर्णत्व से जीते ही नहीं। सुबह थोड़ा याद किया, दोपहर को थोड़ा याद किया, शाम को थोड़ा याद किया, रात को थोड़ा याद किया, सब कुछ इंस्टॉलमेंट में हम करते हैं। जब जब याद आया तब तब टेंशन आया। सुबह थोड़ा टेंशन आया, दोपहर को थोड़ा टेंशन आया, शाम को थोड़ा टेंशन आया, रात को थोड़ा टेंशन आया। तो ये चलते रहता है। फिर पता चल जाता है इस तरह से जीने से 35 ही हो गए, 40वें पे पहुंच रहे हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया। फ्रेंड्स, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर वन। सॉरी, बच्चों का 2 3 बार फोन आ जाए तो उठाना पड़ता है।
but it's okay. So, non-action is the state of consciousness when thoughts do not move unless thinking is warranted, when conditionings do not move unless their movement is needed. उसी तरह से जो संस्कार है, वो संस्कार को हम अपने काबू में रखेंगे। वो संस्कार ही अगर हमें रिपीट करने हैं तो जरूरत है तो ही रिपीट करेंगे, वरना हम वो नहीं करेंगे। देयर इज साइलेंस, जब हम कुछ नहीं करते हैं तब शांतता होती है। उसको आप, यू कैन कॉल इट रिनंसिएशन, आप उसको संन्यास कह सकते हो। कॉल इट नॉन एक्शन, आप उसको अकर्म कह सकते हो। कॉल इट मोशनलेसनेस, आप उसको स्थिरता कह सकते हो या अचलता कह सकते हो। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? द कर्म अकर्म, व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, इज इट क्लियर? वंडरफुल, राइट। सो कर्म संन्यास इज अ डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। सोच समझकर सजगता के साथ प्रयत्न पूर्वक कर्म न करना, यानी ये चित्त की एक अलग सी अवस्था बन जाती है। हाँ, हमेश की अवस्था नहीं है। अब चित्त भूमि हमारी बदल गई है, या चित्त की, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस हैज चेंज्ड। कर्म संन्यास is a dimension of consciousness, and karma yoga is the way of handling the psychophysical organism which is loaded with conditionings of millions of years, which cannot be thrown away, which cannot be ignored, which cannot be wished away, which cannot be explained away. You have to live with that. अच्छा, ये जो मिलियंस ऑफ इयर्स बोल रहे हैं, जो हमारे पे संस्कार है, वो सदियों के हैं, ऐसा वहां यहाँ पे बोल रहे हैं। आज ही मैं जय कृष्णमूर्ति की एक छोटा सा टॉक सुन रही थी। इट वाज ऑन इनकारनेशन, बट ही वाज एक्सप्लेनिंग व्हाट डज इनकारनेशन मीन। ओके, एंड दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज सेइंग, वेयर ही वाज सेइंग दैट पहले मैं ऐसी थी, उसके पहले भी, मतलब हमारे आत्मा पे, हमारे अस्तित्व पे जन्म जन्म से संस्कार किए गए हैं, और वही संस्कार हर जन्म में हम रिपीट करते रहते हैं। वही संस्कार हम पर होते रहते हैं, और फिर इतने पुरातन संस्कार जो हमारे हैं, इसको हम कैसे मिटाए? सो डिफिकल्ट, राइट? आपण ज्याला ठसे म्हणत असतो, दे आर सो डीप, द इम्प्रेशन्स, द इम्प्रिंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड. वी कैन नॉट इग्नोर इट, we cannot wish it away, we cannot explain it away, we have to live with it. So first, accept yourself for what you are. यहाँ पे एक्सेप्टेंस आना है कि ये मेरी कंडीशनिंग है, ये मेरे संस्कार है। यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स, ओके? यू कैन नॉट से तुमने मुझे ऐसे संस्कार दिए, या तुम्हारे जो भी केयरटेकर हो उन्होंने मुझ पर बुरे संस्कार दिए। जन्म जन्म के संस्कार है। इस जन्म के एक कपल को तुम ब्लेम करके कैसे तुम मिटा सकोगे? कैसे उस चीज को खत्म कर सके हो? देर इज नो ब्लेम गेम। ऑलराइट, देयर वाज अनदर नाइस थिंग दैट आई हर्ड, यू वर born पुअर, दैट वाज नॉट योर मिस्टेक। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम गरीब घराने में पैदा हो गए, लेकिन जिंदगी भर गरीबी में रहे, 100% तुम्हारी गलती है। तो संस्कार हम लेके आए हैं, ठीक है, आए हैं, लेकिन उस संस्कार का हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको मिटा नहीं सकते, हम उसको गायब नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इग्नोर इट, यू कैन नॉट विश इट अवे, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट अवे, या जस्ट वन। सो यू हैव टू लिव विथ इट। तो वो संस्कार को स्वीकार करो, और नया क्या करना चाहते हो वो करना शुरू कर दो। यस सुचित्रा, सॉरी। Destiny and free will. Destiny and free will, that is one more way to look at it. Very, very true. So the karma samskaras are your destiny, but you do have a choice. You do have free will. इस क्षण में कोई संस्कार नहीं है। कर्म संस्कार पास्ट है, प्रेजेंट में कोई संस्कार नहीं है।
अब भी तुम तुम्हारी स्व इच्छा से इसको बदल सकते हो. थैंक यू. यस. To utilize the energies contained in the conditionings, you remove first the chaos in those conditionings, the incompatible in the conditioning. अब जो भी तुम्हारे संस्कार है, इसमें से ये जो यहाँ पे she is using the words chaos and incompatible, but when Dr. Newton used to talk about it, मतलब मैंने of course उन्होंने भी और कहीं से सुना होगा, but मैंने उनसे सुना है, he uses the word limiting. You know, limiting thoughts, limiting beliefs, limiting emotions, limiting life, limiting breath. सीमित, हमको जो भी चीज सीमित करता है, जो हमारा आयाम नहीं होने देता, जो हमारा एक्सपेंशन नहीं होने देता, जो चीजें, जो संस्कार हमको वहीं के वहीं रखता है, हमें फैलने नहीं देता, हमें पंख खोलने नहीं देता, हमें उड़ने नहीं देता, ऐसे संस्कारों को छोड़ना होगा. आइडेंटिफाई द लिमिटिंग बिलीफ्स एंड टर्न देम अराउंड. when he talks about limiting belief systems, he gives a simple example. कोई भी विषय को ले लो, अब मनी में पैसे को लेके होते हैं, पैसे क्या झाड़ पे नहीं उगते, लिमिटिंग बिलीफ. अगर ऐसा आप सोचते हो तो वो तुम्हें सीमित ही रखेगा. क्यों? क्योंकि वो वाक्य का अर्थ क्या है कि पैसे बहुत या झाड़ पे लगते हैं क्या, जब चाहा तोड़ लिया, ले लिया. अगर ऐसा आप सोचते हो तो वो तुम्हें सीमित रखेगा, वो तुम्हें पैसे के बारे में लिमिटेड रखेगा. तो हमें एक्चुअली पैसों को झाड़ पे लगाना होगा. तो जो मनी मैग्नेटिज्म का वर्कशॉप करवाती हूँ, उसमें मैं लोगों को कहती हूँ कि तुम ड्राइंग बनाओ, एक झाड़ को ड्रॉ करो और उसमें बहुत सारे पैसे लगे हैं फलों की तरह, ऐसा एक ड्राइंग निकाल दो. सो वी हैव टू टर्न द, व्हाट आई मीन टू से इज, यू हैव टू टर्न द लिमिटिंग बिलीफ अराउंड, you have to turn it on its head. So thus you create a non-chaotic, non-anarchic crowd of thoughts, experiences and knowledge. जो भी विचार, जो भी ज्ञान और जो भी अनुभव तुम्हें सीमित रखता है, उसको छोड़ दो. उसको प्रैक्टिस करना छोड़ दो. That is, you grow into a beautiful, organic, harmonious wholeness in your conditioning. संस्कार वही है, लेकिन अब तुम सजगता जब उसमें आ जाती है, तो अब उनके रहते हुए भी तुम फैलना सीख जाते हो, तुम उड़ना सीख जाते हो, तुम पंख को खोलना सीख जाते हो. So that is, you grow into the beautiful, organic, harmonious wholeness in your conditionings. You don't integrate them with the needle and thread of some philosophy, ideology or theory, but through training, restraining and purification, you create a kind of lovely wholeness in the conditioning. इस संस्कार को ही परिपूर्ण बना दो. इसमें न्यू चॉइसेस कर लो, जैसे सुचित्रा ने कहा, फ्री विल का यूज कर लो, तुम्हारे चॉइसेस ले लो और नए चॉइसेस से इसी संस्कार को, उसको हरा भरा बना दो. So whenever you move, so that whenever they move in a built-in spontaneity of restraint, no need to suppress, repress, control or compel. किसी खुद को ना, हमको ना कोई चीजों को दबाना है, न कोई चीजों को रोकना है, न कोई चीजों पर जबरदस्ती कंट्रोल लाना है, और ना ही किसी चीज को हमें कंपलसरी करना है. हाँ, अगर भावनाएं हैं, विचार है, किसी भी चीज को दबाना नहीं है, लेकिन उसको देखो, उसका जो रूप है वो सीमित होता है, तो उसको बदलो, उसको देखो, उसको जानो, उसको बदलो. If any thought is limiting you, become aware of the thought and expand it. Expand yourself, expand your thinking. Same with the emotions. Feel your emotions completely and drain them off, so that they are not repeated again and again, like I say, in installments, right? So there is no need for it. All the energies of the conditionings
have to be channeled and used. ये कर्म संस्कार जो है ना, इनमें बहुत शक्ति है। देखो, तुम्हारी मन की शक्ति से भी ज्यादा शक्ति है। तो तुम कितना भी डिसाइड कर लेते हो, इच्छा शक्ति, कितना भी डिसाइड कर ले, नहीं 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 नहीं, ये तो ना बहुत बुरी कंडीशनिंग है कि मैं सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं जागरूक हो गई हूँ, अब मैं सजगता में आ जाऊंगी। कल से तो मैं उठूंगी ही उठूंगी। अब मैं जल्दी उठना प्रैक्टिस कर लूंगी। तो ऑल द एनर्जीज ऑफ द कंडीशनिंग हैव टू बी चैनल्ड एंड यूज। तो इच्छा शक्ति, संस्कारों की जो भी शक्तियां हैं, इनको नई दिशा देनी होगी, और उसी शक्तियों का यूज करके उसको नई दिशा देनी होगी। राइट नाउ, while we are sitting here, we are channeling our energies. अभी हम लोग ये पूरा ध्यान से ये विमला जी के वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता के शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी इच्छा शक्ति, हमारी ध्यान शक्ति, हमारी हर शक्ति, आंखों की शक्ति, कानों की शक्ति, सारी शक्तियां को हमने चैनलाइज किया हुआ है ना, है ना। हम इस किताब पे कंप्लीटली फोकस्ड है। सारी शक्तियां हमारे यहाँ पे चैनल्ड है। अवर कंडीशन है, हमारे संस्कार भी सारे यहाँ पे चैनल्ड है, सो दैट द डायलॉग टेक्स प्लेस विद इन यू एंड मी। इसलिए तो हम एक दूसरे के साथ बात कर सक रहे हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सेम लैंग्वेज, if your memory does not bring up the same meaning at the same time while listening to the words, there cannot be a dialogue. जैसे अभी लिटरली 1 मिनट पहले सुचित्रा और मेरा जो हो गया, जो मैं बोल रही हूँ वही करेक्टली ग्रास्प करके उसने उसका और एक दृष्टिकोण दिया, दैट डेस्टिनी एंड फ्री विल। तो मतलब मैं जो बोल रही हूँ वही भाषा वो भी बोल रही है। सो देर इज अ कॉमन लैंग्वेज दैट वी आर स्पीकिंग। अगर वो भाषा सेम नहीं होती, एक ही समय पे एक दूसरे के कही गई बातें अगर हम नहीं समझ पाते, तो संवाद नहीं होता। The language I'm using is purely from memory, but what I am saying is not from memory. तो श्लोक है, भाषा है, शब्द है, ये तो स्मृति से सब निकलते हैं। लेकिन जो बात कर रही हूँ वो तो स्मृति से नहीं आया, राइट? लाइक वी आर रीडिंग दिस इनसाइट्स इनटू भगवत गीता, इट इज अ रिपीटेड रीडिंग, राइट? बट मैंने लास्ट टाइम जो बोला था एग्जैक्टली क्या मैं वही बोल रही हूँ? नहीं। तो शब्द पास्ट के है, लेकिन बात अभी जो मैं कह रही हूँ ये नहीं है। I am using it, what I am using is purely from memory, but what I am saying is not from memory. I have to use the psychophysical instrument as well as the energies, but what I am saying is not from the memory. शरीर वही है, वाचा वही है, स्मृति वही है, साधन वही है, बोलने की शक्ति भी वही है, लेकिन बात वही नहीं है। यू गिव, बात नहीं है, यानी बात वही भी होगी लेकिन वो स्मृति में से नहीं आ रही है। यू गिव अ डाइट टू द बॉडी, यू आर नरिशिंग द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्यों हम खाना खाते हैं? क्योंकि हम इस शरीर को दृढ़ बनाना चाहते हैं, या आरोग्य हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस शरीर को हम क्या देते हैं? शरीर को हम आहार देते हैं। While seeing with the eyes or listening to words, you are using energy. हाँ, ताकत के लिए हम खाना खाते हैं। उसी तरह देखते वक्त, सुनते वक्त, बोलते वक्त भी हम ऊर्जा का ही उपयोग कर रहे हैं। The harmonious use of the energies at the microcosmic level may enrich the existing harmonious energies in the macrocosm. वो जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो ब्रह्मांड की शक्ति मेरे सांसों के माध्यम से मेरे अंदर मैं ले लेती हूँ। वो सूक्ष्म को इस स्थूल में लेती हूँ। फ्रॉम द सटल टू द ग्रॉस, फ्रॉम द माइक्रोकॉस्म टू द मैक्रोकॉस्म। ओके, सो
Do you see the union between the microcosm and the macrocosm? The union between Atma Vidya and Brahma Vidya through the science of yoga. तो योग में हम क्या करते हैं? जब हम समाधि में आ जाते हैं, जब हम समस्थिति में आ जाते हैं, तो क्या हुआ है? हम ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ गए हैं। तो हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ हमने जोड़ दिया है। The point that is touched upon by Vasudev is a fascinating one. First, he refers to the Krishnala Vasudev म्हणतात. Is that it, Suchitra? Right? So Vasudev का पुत्र Vasudev. Is it like that? Okay. So the point that is touched upon by Vasudev is a fascinating one. तो यहाँ पे कृष्ण जो बात कर रहे हैं, बहुत अद्भुत बात कर रहे हैं। फर्स्ट ही रेफर्स टू द फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहले तो वो चित्त भूमि के बारे में बात करते हैं, यानी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी हमारी मन की अवस्था कह सकते हो, या चित्त भूमि जिसको मैं कहती हूँ। फर्स्ट ही रेफर्स टू द फिजिक्स ऑफ कॉन्शियसनेस, then he talks about Atma Vidya, Brahma Vidya. Now he is going to take up the science of matter and energy. तो जो मेरी फिजिकल एनर्जी है, मेंटल एनर्जी है, ये सारे एनर्जीज जो हमारे में है, उसको वो आई नो दैट आई नो माई बॉडी इज हियर, आई नो माई माइंड इज हियर। तो वो जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये हो गया फिजिकल कॉन्शियसनेस। मैं जानती हूँ कि मैं हूँ, ये हो गया मेरा फिजिकल कॉन्शियसनेस। तो पहले इसके बारे में कृष्ण बताते हैं, उसके बाद वो आत्म विद्या और ब्रह्म विद्या की बात करते हैं, यानी आत्मज्ञान, अपने ही अस्तित्व का ज्ञान। और जैसे मैं हूं, तो मैं कहाँ से आई? तो मैं वो परब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म से आई, तो वो हो गया ब्रह्म विद्या। एंड नाउ ही इज गोइंग टू टेक अप द साइंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी। और अब वो आगे बात करने जा रहे हैं, एक तरफ है भौतिकता, फिजिकलिटी, और दूसरी तरफ है एनर्जी, या फिजिकलिटी के अंदर है, सूक्ष्म रूप में है ऊर्जा, एनर्जी, या तो हम उसको कह सकते हैं मेटाफिजिक्स। So now he is going to talk about physics and metaphysics, matter and energy. Spirituality is both, और आध्यात्म दोनों तरफ है। The physics of consciousness and the science of matter and energy, ये ऊर्जा क्या है, ये स्थूलता क्या है, मैटर क्या है, और इसमें जो तीसरा चीज है वो है सजगता, यानी इसकी चित्त भूमि। मेरे शरीर को लेके क्या मैं मूढ़ हूँ, क्षिप्त हूँ, विक्षिप्त हूँ, एकाग्र हूँ या निरुद्ध हूँ? मेरे शरीर को लेके, मेरे मन को लेके, इनमें से मेरी चित्त भूमि कौन सी है? Right? That is what she is talking about over here. So he says to Arjuna that the harmonizing of the microcosmic and the macrocosmic energies is going to be elucidated, is going to be elaborated and explained in 3 verses. Vasudev puts this across beautifully. 3 श्लोक में कृष्ण ये मैटर और एनर्जी, माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म, इसको 3 श्लोक में बहुत सुंदर शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं, एज देर इज एनर्जी इन द कॉस्मोस अराउंड यू, देर इज एनर्जी इन द सेंसेस, इन द सेंस ऑर्गन्स विच इज कॉल्ड एज इंद्रियाज, विच यू थिंक यू पोजेस एंड आर गोइंग टू कंट्रोल। हाँ, थोड़ा शांति से, थोड़ा धीरे से बात को समझ लो। बाहर दुनिया में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में जिस तरह से एक ऊर्जा है, वैसे ही तुम्हारे में भी एक, जिसको हम योग में तन मात्रा कहते, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, गंध लेने की क्षमता, ये जो हमारे सेंसेस है, ये सेंसेस में भी ऊर्जा है। ये सेंसेस कहाँ है? सुनते कैसे है हम? कानों से। देखते कैसे है? आंखों से, यानी हमारे ज्ञानेंद्रिय। तो ये इंद्रिय जो है, जो
जो लगता है कि हमारे पास है और हम उनको चलाते हैं। हमको लगता है कि हमारे इंद्रियों को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं। द एनर्जीज इन योर बॉडी एंड ब्रेन एंड द एनर्जीज फंक्शनिंग आउटसाइड ऑफ यू आर इंटर रिलेटेड। बहुत सूक्ष्म, बहुत सुंदर बात यहाँ पे होने वाली है। प्लीज जाग जाओ, ध्यान से सुनो। Actually, the energies in your body and brain and the energies functioning outside of you are interrelated है। तो मेरे ये जो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मेरे ये जो इंद्रिय है, ये इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, इनको समझने वाला जो मेरा मन बुद्धि है, यानी मेरा ब्रेन है, ये और बाहर की चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी हमारे अंदर जो साधन है वो बाहर की चीजों से उनका संबंध बनता है। दे अट्रैक्ट वन अनदर, दे इनवाइट वन अनदर। वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे को आमंत्रित करते हैं। और डिटेल में यहाँ पे आएगा, लेकिन मैं एक सिंपल बात आपको कहती हूँ। अगर आपके सामने आपकी मौसी आ गई तो आप क्या करोगे? मौसी हाय, यू नो हर इमिडिएटली, यू आर अट्रैक्ट, आइए ना मौसी जी, यू आर अट्रैक्टेड, यू विल इनवाइट। कोई और औरत आ गई तो क्या तुम उसे इनवाइट करोगे? उसको अट्रैक्ट करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो अनजान है। सिर्फ जो तुम्हारी माँ की बहन मौसी है, उसी को सिर्फ तुम आमंत्रित करोगे, उसी को तुम सिर्फ आकर्षित करोगे। सही बात है कि नहीं? मौसी इज एन एग्जाम्पल, ओके? इट कैन बी मामा, काका, भाई, बहन, माता पिता, वॉट एवर वॉट एवर। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को जानते हैं तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और एक दूसरे को हम आमंत्रित करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारे सारे इंद्रिय उसी तरह काम करते हैं। When in the organism there is a sensation and you say I am hungry, हमारे शरीर में एक संवेदना आती है। कौन सी और मैम, संवेदना? यस ममता। मैम स्वर विद्या में हम जो सीख रहे हैं ये इसी बात पर ही डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एनर्जी हमारी एनर्जीज को कैसे हार्मोनाइज की जाए, वही हम स्वर योगा में पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब हमारे शरीर के अंदर एक संवेदना आती है, उस संवेदना को आप कैसे बोलोगे? जो भूख की फीलिंग है उसको आप क्या बोलोगे? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। हाँ, वो एक सेंसेशन है, वो एक संवेदना है। अब जब वो संवेदना आती है तो तुम क्या बोलते हो? मुझे भूख लगी है। क्या बोलते हो? मुझे भूख लगी है। यू आर नॉट द क्रिएटर ऑफ दैट एपिटाइट, ऑफ योर एपिटाइट। वो भूख तुमने निर्माण की है। क्या वो भूख तुमने निर्माण की है? नहीं। इट इज द इंटर रिलेशनशिप of all the organs in the body that create the beautiful state of appetite, and your whole body is permeated by that energy of appetite. अब ये भूख आई कहाँ से? अगर आप थोड़ा शरीर शास्त्र जानते हो, या जो भी मैं थोड़ा शरीर शास्त्र जानती हूँ, उसका मैं आपको उदाहरण दे दूं। जब मेरे खून में ऑक्सीजन की लेवल, ग्लूकोज की लेवल कम हो गई, ओके, और मेरे पेशियों को आहार मिलना कम हो जाता है, तो वो खत्म होने से पहले कम हुआ है, मेरा मेरा हर एक सेल जानता है कि अब एनर्जी कम हो रही है। वो तुरंत मेरे ब्रेन को बोलता है कि देखो अब शरीर की ताकत थोड़ी ही देर में खत्म हो जाने वाली है, तो आप
तो मेरा ब्रेन जो है वो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलता है, मेरे पेट को बोलता है, सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई ज्यादा डिटेल में, तो ब्रेन मेरे स्टमक को बोलेगा गुड़गुड़ कर, या मेरे स्टमक को बोलेगा आवाज दे। तो जब मेरा स्टमक आवाज देगा मुझे पता चल जाएगा कि अरे शरीर की ताकत खत्म होने वाली है और अब शरीर को आहार की, खाने की जरूरत है, राइट। तो ये जो सारा संबंध है अंदर के हमारे सारे सिस्टम्स का, सारी संस्थाओं का, so beautiful, they create this wonderful thing which we call as appetite। वो भूख हमने निर्मित नहीं की है मन की शक्ति से, ये शक्ति से, वो शक्ति से। ये भूख जो हमारे इंद्रिय एक दूसरे के साथ संबंधित है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल अवर internal systems have created this beautiful appetite। और ये भूख फिर पूरे शरीर में हमें महसूस होती है। अगर थोड़ी देर और खाना ना खाओ और ग्लूकोज और कम हो जाए तो आप हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हो, ठंडे पड़ जाते हो, शरीर कांपने लगता है, ताकत खत्म हो जाती है। उसी तरह द एनर्जी ऑफ थर्स्ट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर। तो भूख जैसे अन्न मांगता है, प्यास पानी मांगती है। भूख पानी की कभी नहीं लगती और प्यास अन्न की कभी नहीं लगती। आ रहा है बात ध्यान में? is it coming to you? Right? So the energy of thirst gets attracted towards water. The energy of thirst and the energy of water are cosmically interrelated। प्यास का और पानी का एक अलग से बिल्कुल कॉस्मिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे कॉस्मिक रिलेशनशिप वो कह रही है, यू फील द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट एंड यू रीच आउट टुवर्ड्स वाटर। जब प्यास लगी है तब आपने कभी रोटी उठाई है? गलती से भी नहीं उठाओगे। प्यास लगी है तो पानी का ग्लास ही लोगे। यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, इट इज द थर्स्ट दैट हैज ड्रंक द ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन आप कहते क्या हो? प्यास मुझे लगी थी, मैंने पानी किया, मैंने पानी पिया। तुम कौन हो? प्यास तुम्हारे शरीर को लगी थी और उस प्यास ने उस पानी को ग्रहण किया है। तुमने क्या किया है? All right, right? So it is the thirst that has drank the glass of water. Your hand, your throat, your mouth, these are all instruments, are just instruments. But the emergence of the upsurge of thirst, upsurge of appetite, and the consuming of diet are cosmic movements। ये करने वाले तुम कोई नहीं हो। सब कुछ साधन है, तुम्हारा मुख, तुम्हारा गला, ये तुम्हारा हाथ जो पानी को पहुंच रहा है, ये सब साधन है। लेकिन प्यास पानी ग्रहण करके खुद को बुझाती है और भूख अन्न ग्रहण करके खुद को बुझाता है। बाकी ये बुझाने के लिए जो भी एक्शन होती है ये सारे साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके। और ये जो भूख का मिटना, प्यास का मिटना, ये तो वो दैवी चीज होती है या ये तो ब्रह्मांड की शक्ति से ही हो सकती है। The senses move towards their respective objects when they are trained to move as for their needs and not as for the conditionings artificially imposed upon them। लेकिन ना मैंने कहीं तो भी, मतलब मैंने नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आर्टिकल पढ़ लिया था कि कम से कम 2 लीटर पानी, लाइक 1 लीटर पानी पर आवर या वॉट एवर, ये इतना पीना ही चाहिए। और फिर प्यास लगी हो या न लगी हो, मैंने खुद को पानी पीने की आदत डाल दी। मैं जस्ट एक उदाहरण के तौर पे आपको बोल रही हूँ। तो ये बन गया, जब आदत से मैं पानी पीती हूँ, ये हो गए मेरे संस्कार, ये हो गए मैंने खुद पे किए हुए संस्कार। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द कंडीशनिंग। तो जनरली वी ईट एंड वी ड्रिंक not because we are thirsty,
not because we are hungry, but we are conditioned. बस मन में मैंने एक समझ बना ली है कि मुझे काजू बहुत पसंद है। फिर मेरे शरीर को काजू की जरूरत हो ना हो, भूख लगी हो ना हो, मैं वो काजू सामने आएगा, तुरंत मेरे हाथ उसे उठाएंगे और वो, तो ये दोनों चीजों को, दोनों में जो फर्क है ना, उस चीज को समझना होगा कि मेरे कौन सी आदत से मजबूर मैं चीजें करती हूँ और कौन सी चीजें खुद ब खुद होती है। इसमें का हमको छानना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि जो खुद ब खुद होती है ना, वो जरूरत की वजह से होती है, नीड बेस्ड है। इट इज नॉट वांट बेस्ड, it is need based. You get it? Yeah. So the men senses move towards their respective objects when they are trained to move for their needs and not for the conditionings artificially imposed upon them. The science of yoga teaches you to discriminate between the natural appetite and artificially imagined illusionary appetite that the modern civilization imposes upon you. आज की दुनिया में, हमारी आज का जो युग है, हमें लंच, भूख लगने पे हम लंच नहीं लेते, 1 बजा है इसलिए लंच लेते हैं, भूख लगी है इसलिए नाश्ता नहीं करते, 8 बजा है इसलिए नाश्ता करते हैं। लाइक मेरी एक फ्रेंड है, वो तो बोलती है, वो हमेशा बोला करती थी कि यू ऑल्सो ऑल नो हर, कि हमारे घर में तो बेल होती है, ब्रेकफास्ट बेल, लंच बेल, टी बेल, डिनर बेल, फिर तुमने उसके कुछ ही देर पहले कुछ खाया हो या ना हो, तुम्हें भूख लगी हो या ना हो, डंका बज गया, शी यूज्ड टू यूज द वर्ड डंका, तो वो डंका बज गया तो टेबल पे सब लोग हाजिर हो ही जाते हैं। ये हो गया संस्कार, कंडीशनिंग। किस चीज का कंडीशनिंग? समय का, घड़ी का। हाँ, और भूख और प्यास तो लगी ही नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। द ऑर्गेनिज्म हैज अ रिदम ऑफ एपिटाइट, ऑफ थर्स्ट, देयर इज एन अर्ज टू मूव। लेकिन देखो, हम एक जैविक जीव है ना, हम जीव होते हुए हमें जब जब हमारे शरीर में पानी कम होता है, तब तब हमें प्यास लगती है। जीव है, इसलिए जब जब हमारे शरीर में ताकत कम होती है, तब हमें भूख लगती है। हमारा शरीर गतिशील तब होता है जब जरूरत है, जरूरत नहीं है तो वो गति में नहीं जाता। भूख की गति, प्यास की गति, नींद की गति। जब शरीर को, मन को, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को रेस्ट की जरूरत है, तब भी नींद आती है, वरना नींद नहीं आती। ऑलराइट, सो there is an urge to move, there is an urge to sleep. These movements of the sensory organs takes place without of your volition. इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं डिसाइड कर सकती कि नहीं, कल से 1 बजे मुझे भूख नहीं लगेगी, राइट? जब भूख लगेगी, शरीर में ताकत कम होगी, तब भूख लगेगी। चाहे मैं नाश्ता करूं या ना करूं, मुझे तो शार्प 1 बजे से पहले भूख लगेगी ही नहीं। यू कांट डू दैट। When the energy goes down, the body is going to feel hungry. When you get tired, you are going to feel sleepy. हाँ, ये अंदर की ऊर्जाओं की गति है। Those energies are built in your system. Energies exist outside of you in the cosmos. ये ऐप जो है ना, ये हमारी इनबिल्ट ऐप है। लेकिन ये इनबिल्ट ऐप है ना, वो अगर ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ी हुई नहीं है, इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगी। हाँ, आपके पास व्हाट्सएप की ऐप है, आपके पास सर्च इंजिन है, आपके पास सोशल मीडिया के गूगल, इंस्टाग्राम, अरे फेसबुक, ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है तो आपकी कोई ऐप नहीं चलेगी। बस यही संबंध मैक्रोकॉस्म यानी तुम और माइक्रोकॉस्म यानी ब्रह्मांड, यही हमारा संबंध है।
जुड़े रहेंगे तो प्यास, भूख, निद्रा, मैथुन जरूरत है तो ही होगा, वरना नहीं होगा. All right. So, their interrelationship brings about the movement of eating, drinking, sleeping, responding to sex impulse, sex instinct. You are not the doer. You are not the creator of those energies. तुम कर्ता कर्विता नहीं हो. उन ऊर्जाओं को का निर्माण तुमने नहीं किया हुआ है. तो उन ऊर्जाओं को जब गतिशील होना है तब उनको होने दो, और तब उनकी भूख, प्यास, निद्रा, मैथुन जो भी है, भूख मिटाओ. भूख नहीं है तब खाना खाओगे तो संस्कार में गिरोगे, कर्म संस्कार बन जाएंगे. ऑलराइट. So one has to understand this interrelationship and the movement of all these different energies. The whole cosmos is a field for the dance of innumerable energies. और ये पूरा ब्रह्मांड है ना, इसमें सारी शक्तियों का ये इंटररिलेशनशिप, ये खेल उनका चलते ही रहता है. एंड सो योर बॉडी, और ब्रह्मांड में जैसे चलता है वैसे ही हमारे शरीर में चलता है. The microcosm is also a field of innumerable energies which interact, interplay. You impose the idea upon yourself that पर कहने के टाइम तुम क्या कहते हो? I have slept, I have taken a meal. मैंने खाना खाया, मैं सोकर उठी. But it is the movement going on in spite of and irrespective of your volition. It is bound to happen. तुम्हारा शरीर आहार लेगा ही लेगा, तुम चाहो या न चाहो. हाँ, तुम्हें निद्रा, तुम्हारा शरीर सोएगा ही सोएगा, तुम चाहो या न चाहो. तो इसमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है. When you take a meal and you work for earning your livelihood, you believe it is the path of karma. और फिर तुम्हें क्या लगता है? मैंने खाना खाया ना, मैंने कर्म किया. मैंने पैसे कमाए, नौकरी की, मैंने कर्म किया. एंड यू बिलीव योर सेल्फ टू बी डूअर. कौन है कर्ता कर्विता? किसने किया? मैंने किया. बट इन द कॉस्मिक मूवमेंट एंड द कॉस्मिक एनर्जीज, that it is the cosmic movement and the cosmic energies that are the doer. लेकिन एक्चुअली वो करने की संवेदना तुम्हें किसने दी कि मैंने ये करना चाहिए? ये विचार या वो संवेदना, वो सेंसेशन, वो कहाँ से आई? आ रही है बात समझ में? Are you getting the point? Where did the urge came from? It came from the cosmic energy. तुम चाहो या न चाहो, ब्रह्मांड की शक्ति से तुम जुड़े हुए हो. तुम चाहो या न चाहो, ब्रह्मांड का तुम एक अंश हो. ना हम करता, हरि ही करता. हाँ, हरि ही करता है केवल. करेक्ट. लेकिन ये क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि सजगता नहीं है. तुम देव, देव, द वर्ड एंड लाइट, द वर्ड मीन्स लाइट. तुम हो दिया. देव, ये जो शब्द है ये आता है प्रकाश से. तुम ऑलरेडी प्रकाश हो, लेकिन तुम्हें उस चीज की सजगता नहीं है. तुम्हें लगता है कि तुम आत्मा हो, पर तुम अहंकार को आत्मा समझ रहे हो. ये है हमारी अविद्या, ये है हमारी ये अज्ञानता. All right. So it is the cosmic movement and the cosmic energies that are the doer. Watch a plant when you water it or provide it with some manure, and when it gets good air and sunshine. किसी भी एक पौधे को देख लो, ऐसा पौधा जिसको तुम पानी देते हो, खत देते हो, और अच्छा सूर्य प्रकाश मिलता है, हवा मिलती है. If one has the sensitivity, one can notice the smile, the shine on the leaves. अगर तुम संवेदनशीलता अगर तुम्हारे में है तो वो पौधा तुम्हें मुस्कुराता हुआ दिखेगा. हाँ, यानी हम लोग जैसे पेपर पे वो ड्राइंग निकालते हैं स्माइल की, वैसा नहीं. पौधों का मुस्कुराना कैसे होता है? उनके पत्ते चमकते हैं, शाइनी लीव्स.
है ना चारू जी? आई कैन सी दैट यू कैन वेरी, आप इससे बहुत अच्छी तरह समझ सकती हो, यू आर सो कनेक्टेड टू प्लांट्स, राइट? तो वो पौधे चमकते हैं, यानी ये पौधों का मुस्कुराना हुआ। देयर कलर, द शेड चेंजेस, बट इट हैज हैड इट मील। जब उसको अच्छा आहार, खत, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा सब मिल जाता है ना, तो उसका रंग बदल जाता है। इन द सेम वे योर बॉडी हैज अ सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन व्हेन इट हैज बीन प्रॉपरली फेड। और जब जब हमारे शरीर को अच्छी भूख लगती है और हम उसको अच्छा सात्विक आहार देते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है? संतोष। हम संतुष्ट महसूस करते हैं, सेटिस्फैक्शन, राइट? वरना कितना भी खा लो, भूख मिटती ही नहीं, कितना भी खा लो, और कुछ तो भी ढूंढते रहते हैं, ये खाऊं क्या, वो खाऊं का। ओके, इट when it is properly, when your body is properly fed, properly slept, it is not you who are doing all this, it is you that caused this, but not doing this। ये तुम्हारे अंदर हो रहा है, लेकिन तुम नहीं कर रहे। अच्छी नींद होने के बाद जो फ्रेशनेस और जो ऊर्जा महसूस होती है, तुमने बनाई है क्या? ये तुमने किया है? द सन व्हेन इट राइजेस कॉजेस मूवमेंट इन द वर्ल्ड। देखो, सुबह सूर्योदय हो गया, पूरी दुनिया जाग जाती है। पक्षी, पौधे, इंसान, सारे जीवात्मा सब उठ जाते हैं, सब गतिशील हो जाते हैं। द सन व्हेन इट राइजेस कॉजेस मूवमेंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया हिल उठती है। पीपल हु आर स्लीपिंग गेट अप व्हेन द डे ब्रेक्स एंड सनराइज टेक्स प्लेस। दे स्टार्ट मूविंग। द सन डज नॉट आस्क यू टू मूव। सूर्य ने कहा उठो, है ना? मैं जानती हूँ कुछ कुछ लोग जिनको सूर्योदय पे नहीं उठना होता है, क्योंकि वो सूर्यास्त पे सोते नहीं, वॉट एवर द रीजन। वो लोग घर में काले पर्दे बनाते हैं। सूर्य प्रकाश आएगा ही नहीं तो मैं उठूंगी कैसे, राइट? सो बट इफ द सन कम, यू विल ऑटोमेटिकली मूव। क्या सूर्य ने आके तुमसे कहा मैं आ गया हूँ, जागो? क्या वो मोती साबुन की ऐड आती है ना, उसके जैसा क्या दरवाजा खटखटा के सूर्य ने हमको जगाया? द सन डज नॉट आस्क यू टू मूव, दैट सन डज नॉट मूव यू। सूर्य ने तुम्हें नहीं जगाया, तुम्हें नहीं हिलाया, एंड येट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सन causes the urge to move in the whole world। लेकिन सूर्य के अस्तित्व से ही पूरी दुनिया जाग जाती है। waking, sleeping, eating, drinking, talking, taking, giving, people believe they are doing all these things। लोगों को लगता है मैं जगी, मैं सोई, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने बोला, मैंने दिया, मैंने लिया, बट इट इज प्रकृति। तुमने कुछ नहीं किया, ये सारा प्रकृति कर रही है। प्रकृति की ऊर्जाएं ये सब कुछ कर रही है। बट इट इज प्रकृति, इट इज मैटर, द फाउंटेन ऑफ एनर्जी दैट इज फंक्शनिंग। ब्यूटिफुल वर्सेस, वर्सेस 8 and 9, 5वें अध्याय के 8वां और 9वां श्लोक है, बहुत सुंदर है। बोल रही है, वाई एट्रीब्यूट दिस साइकोफिजिकल मूवमेंट टू योर ओन वॉल्यूशन। क्यों फिर तुम कहते हो कि मैंने किया? एंड बिलीव दैट यू आर द डूअर, द एक्टर। कर्ता कर्विता मैं हूं, क्यों बोलते हो? वंस यू अंडरस्टैंड दिस, एक बार ये बात समझ में आ गई, देन यू हैव बिकम अ सन्यासी। कर्ता कर्विता मैं नहीं हूं, जैसे ममता ने अभी कहा ना, हम कर्ता हरि करता, करना वाला मैं कोई नहीं हूं, मैं कुछ नहीं करती, मैं कुछ हूं ही नहीं। अपने आप सन्यासी बन जाते हो। न भगवे कपड़े पहनने की जरूरत है, न संसार को छोड़ने की जरूरत है, न कहीं जाने की जरूरत है, न जगह बदलने की, न नाम बदलने की जरूरत है। तुम अपने आप सन्यासी बन जाते हो। यू अलाउ दोज मूवमेंट्स टू टेक प्लेस, एंड बाय ट्रेनिंग, रिस्ट्रेनिंग एंड प्यूरिफाइंग
You have created a harmony there. In the undifferentiated organic wholeness, there is a built-in spontaneous harmony. देखो, इस तरह से वो कह रही है, करके देखो तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगा जब कि तुम कुछ नहीं करते, और जब तुम ये चीजों को मैनिपुलेट करना, इसको इधर उधर हिलाना बंद कर दोगे, इधर उधर कर्म संस्कार और के बंधन में से जब तुम इसे मुक्त कर दोगे, तो हर एक चीज का संबंध एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर हो जाएगा. इट विल बी इन हार्मनी. आई थिंक वी विल स्टॉप एट दिस पॉइंट. तो सही वाला सन्यासी कौन है आ गया ध्यान में? ऑल राइट, वी विल स्टॉप ओवर हियर. कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि हर वेनसडे को, इसके बाद हम लोग इनसाइट्स इनटू भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे. हम मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन भगवत गीता पढ़ेंगे, और बुधवार के दिन स्वर योगा का अभ्यास की किताबें पढ़ेंगे, और स्वर योगा का अभ्यास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से होगा. तो जो भी अटेंड करना चाहते हो, यही टाइम रहेगा 3 से 4:30. जो भी अटेंड करना चाहते हैं सब लोग वेलकम है. लेकिन इस वजह से कल से मैं शार्प 3 बजे पढ़ना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अगर एक दिन हमारा कम हो रहा है, तो जो 3:15 को हम चालू करते हैं, मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना चाहूंगी, ताकि 4 दिन का एटलीस्ट 1 घंटा हमारा कवर हो जाए. तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप 3 बजे के 2 मिनट पहले आ जाना, ताकि वी विल स्टार्ट एट शार्प 3. टुडे आई स्टार्टेड एट 3:05, बट टुमारो आई विल स्टार्ट एट शार्प 3. फिर अगर 1 या 2 जन है तो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी, बट आई होप कि ऐसा वक्त मुझ पर नहीं आएगा और आप सब लोग प्रेजेंट रहोगे. ऑलराइट, डन. ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर एकदम एकदम पक्की बात. एकदम पक्की बात.